जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने इस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक को विस्तृत से अध्ययन करेंगे, क्योंकि आज के समय में बिना एनसीईआरटी के कोई भी एग्ज़ाम को पास करना मुश्किल है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एनसीईआरटी बुक का अध्ययन अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास एनसीईआरटी बुक क्लास 6, ये क्लास 6 का है, जो कि आज विषय सूची और अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे को देखेंगे। तो इसमें पहले विषय सूची देख लेते हैं। ये ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक है। विषय सूची में पहला अध्याय में दिया है प्रारंभिक कथन। प्रारंभिक कथन में क्या पढ़ना है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। फिर दूसरे अध्याय में दिया है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, आखेट खाद्य संग्रह, खाद्य खाने वाला जो भोजन होता है उसका संग्रह कैसे करेंगे और उत्पादन तक, फिर उसका उत्पादन कैसे किए वो। फिर तीसरे चैप्टर में दिया है आरंभिक नगर। फिर चौथे चैप्टर में दिया है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, पांचवें में दिया है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। फिर 6 अध्याय में दिया है नए प्रश्न नए विचार। 7वें में दिया है राज्य से साम्राज्य तक। 8वें में दिया है गांव, शहर और व्यापार। 9वें में दिया है नए साम्राज्य और राज्य। फिर 10वें में दिया है इमारतें, चित्र तथा किताबें। ठीक है, ये था विषय सूची। अब आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे, पहला चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि प्रारंभिक कथन क्या, कब और कब, कहाँ और कैसे, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए पहला अध्याय को देखते हैं। पहला अध्याय में क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए, स्कूल का एक लड़की है जिसकी नाम है रशीदा। रशीदा का सवाल क्या है? रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। ठीक है, 100 साल पहले सुर्खी था वो। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो कैसे पता लगाएं, देखते हैं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। स्मृति मतलब याद हो। उस समय का ऐसे व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं जो कि उस जो घटना का स्थान है, उस स्थान में वो व्यक्ति रहे और उस स्थान के बारे में अभी तक याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? कैसे जाना जा सकता है, चलिए देखते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। यानी कि अतीत जो बीत गया, बहुत पहले समय का बात है, उस समय का हम कैसे क्या क्या जान सकते हैं कि कैसे वो खाते थे, कैसे वो काम करते थे, कैसे वो कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, ये सब हम जान सकते हैं। हम आखेटक मतलब शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अतीत में क्या हुआ है, किस क्या क्या जान सकते हैं। आखेट के शिकारियों के बारे में जान सकते हैं, पशुपालक, पशु कैसे पहले पाला जाता था वो जान सकते हैं, कृषक अभी के समय में खेती कैसे होता है, ट्रैक्टर से हो जाता है। तो वही अगर 10 साल पहले अगर हम याद करते हैं, बचपन में जब देखते थे तो पापा लोग क्या करते थे, हल से खेती करते थे। ठीक है, तो ये परिवर्तन हो गया। तो इसको याद रखने के लिए क्या हम देखे हैं तो याद है। अब वही अगर 20 साल बाद अगर कोई पूछे कि पहले के समय में खेती कैसे होता था, तो वो भी एक किताबों में लिखा रहता है, तो उसको पढ़ करके बच्चे जान सकते हैं। ठीक है, तो यही नहीं,
हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। ठीक है, ये भी पता कर सकते हैं। कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, ये भी जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे। देखिए, मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। चलिए पता लगाते हैं। मानचित्र 1 और पृष्ठ संख्या 2 में दिया है ये मानचित्र। इसमें बोल रहा है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो ये नर्मदा नदी कहाँ है, तो ये रहा नर्मदा नदी यहाँ पर। ये ताप्ती नदी, ये सतपुड़ा नदी और ये नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी है, ये चंबल नदी है, ये सोन नदी है। तो इसके बगल में दिया, तो वही बोल रहे हैं कि नर्मदा नदी कहाँ दिया है, तो नर्मदा नदी ये दिया हुआ है। ये सतपुड़ा, ये नदी नहीं है, ये सतपुड़ा पहाड़ी है इस जगह। फिर उसके नीचे में ताप्ती नदी है। और फिर क्या बोल रहे हैं, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। ये नर्मदा नदी के तट पर ही कई साल पहले लोग रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल मतलब अच्छे तरीके से वो संग्रह करते थे। क्या चीज़ का, कोई भी चीज़, खाद्य पदार्थ का, खाने वाला चीज़ का, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अब जब तक जंगल में रहते हैं, जंगल के बारे में नहीं जानेंगे तो वो जंगल में रह कैसे पाएंगे। तो वही बोले कि पूरे विशाल संपदा, जो पूरा विशाल जंगल जो है उसके बारे में पूरी तरह से कुशल संग्राहक मतलब पूरी तरह से जाना हुआ है वो व्यक्ति, कि कहाँ भोजन मिलता है, कैसे भोजन मिलेगा, कैसे आखेट करेंगे, वो सारा का सारा उसमें कुशल है। कुशल मतलब सारा का सारा वो जान चुके हैं। अपने भोजन के लिए वे जड़ से भोजन प्राप्त करते थे। फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। कहाँ से, जंगल से। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकारी भी करते थे। ठीक है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है, उत्तर पश्चिम, उत्तर ये रहा और पश्चिम ये रहा। ठीक है, तो कीथर, ये कीथर है, कीथर पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान, कीथर ये, सुलेमान ये, दोनों का पहाड़ी का पता चल गया, जो कि अभी पश्चिम, ये पश्चिम में है और उत्तर में है, जो कि अभी कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में चला गया ये क्षेत्र, और पहले भारत में ही थे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किए थे। ठीक है, यही कीथर और सुलेमान के क्षेत्र में, पहाड़ी के क्षेत्र में, जो पाकिस्तान में चले गए हैं अभी, वहाँ स्त्री और पुरुष दोनों मिल करके सबसे पहली बार जौ और गेहूं का उत्पादन किए थे। और वो जगह का नाम क्या है, मेहरगढ़। जगह का नाम है मेहरगढ़, जो कि इस स्थान पे है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने, और इसके साथ साथ क्या किया, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, ये लोग गांव, याद रखना है, पालतू, प्राचीन काल में जो पालतू था कौन कौन था, भेड़, बकरी और गाय, बैल। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा ये। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पूर्व, उत्तर तो ये हुआ और पूर्व ये हुआ, तो उत्तर पूर्व में किधर है, उत्तर पूर्व गारो, कौन सा पहाड़ी, गारो, गारो यहाँ पहाड़ी है। और फिर क्या, विंध्य मध्य में, मध्य भारत, मध्य बीचों बीच में कहाँ, यहाँ, तो विंध्य पहाड़ी बीचों बीच यहाँ है मध्य, तो मध्य विंध्य पहाड़ी। ठीक है, विंध्य पहाड़ी यहाँ का पता लगाओ, पता लगा लिए। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। ठीक है, ये क्षेत्र में और ये क्षेत्र में क्या हुआ था, कृषि का विकास हुआ था। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। विंध्य ये इधर है और उत्तर इधर है, यानी कि ये साइड में क्या है, उत्तर साइड में उत्तर है, जो कि यहाँ पर क्या, चावल का खेती अधिक हुआ था। ठीक है, और जगह का नाम बोलेगा तो चावल का खेती सबसे पहले जगह का नाम का क्या कहना है, तो कोल्डियवा। कोल्डियवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, तो ये इसमें नहीं दिया है,
कि सबसे पहली बार जो खेती चावल का खेती जो उपजाया गया था अच्छे तरीके से वो कहाँ पर, यूपी में, और यूपी में स्थान का नाम कोल्डिया हुआ। उसके बाद मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। ठीक है, सिंधु नदी ये रहा, ये सिंधु नदी रहा, और इसका सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास, ये इसका सहायक नदी है। ठीक है, झेलम ये हैं, चेनाब ये हैं, रावी ये हैं, फिर व्यास ये हैं, सतलुज ये हैं। तो ये पता लगाने बोल रहे हैं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। किन नगर के किनारे, किन नदी के किनारे? ये सिंधु नदी के किनारे है। सबसे पहली बार जो आरंभिक नगर का निर्माण हुआ था वो सिंधु नदी के किनारे ही हुआ था। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे, और ये कब हुआ था? 4700 वर्ष पूर्व में ही। ये याद रखना कि सिंधु नदी के किनारे जो नगर का निर्माण हुआ था आरंभिक काल में, वो कब, किस वर्ष में? तो 4700 ईसा वर्ष पूर्व में, पहले में। ठीक है, उसके बाद गंगा नदी जो है इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष, याद रखना। सिंधु नदी के किनारे जो नगर का निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? तो 4700 वर्ष पूर्व में। और गंगा नदी के किनारे जो नगर का निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो 2500 वर्ष पूर्व में। ये भी याद रखना है। ठीक है, तो गंगा तथा इसकी सहायक नदी स्वान का पता लगाओ। गंगा नदी और इसका सहायक नदी क्या है? स्वान नदी। तो ये रहा गंगा नदी, ये ऐसे, और फिर ये रहा स्वान नदी। तो ये सहायक नदी है। स्वान नदी किसका सहायक नदी है? तो गंगा नदी के सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, गंगा के दक्षिण में, गंगा ये है और इसके दक्षिण में ये ऊपर साइड उत्तर हुआ, नीचे साइड दक्षिण हुआ, तो ये रहा मगध इस क्षेत्र में। तो क्या है? मगध वर्तमान में अभी बिहार, वर्तमान में क्या है? बिहार है। ठीक है, गंगा नदी के ये उत्तर साइड और ये पूरे क्या है? बिहार है। और उस समय का नाम क्या था बिहार का? प्राचीन काल में उस समय मगध नाम था, नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य, कहाँ का शासक? मगध का शासक जो अभी बिहार है, यहाँ का शासक बहुत अधिक शक्तिशाली थे और विशाल राज्य स्थापित किए थे। बहुत अधिक, मतलब देश को, अधिक राज्य को जीत लिए थे। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, ठीक है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक क्या किए? यात्रा की। यात्रा क्यों किए? व्यापारी करने के लिए, और क्या, और मतलब नए नए खोज करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे पहले। कभी कभी हिमालय या दूसरे स्थान जाकर के क्या वहाँ पर राज्य हड़पने का कोशिश करते थे, जीतने का कोशिश करते थे। तो कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। सही बात है, अगर समुद्र के पार जाना है श्रीलंका तो क्या हनुमान जी को भी जोखिम हो गया था, लेकिन जब उसको याद आया अपना शक्ति के बारे में तब वो पार कर पाए, नहीं तो और सब क्या हार मान गए थे। तो उसी तरह समुद्र को पार करने में भी जोखिम होता है, पर्वत को भी, पहाड़ को भी, रेगिस्तान को भी, क्योंकि रेगिस्तान में पानी एक बूंद भी नहीं मिल पाता है। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। हनुमान जी के लिए क्या असंभव थी? नहीं थी। लेकिन वही बोले, अगर काम करना है कोई कार्य के लिए, अगर हम इस एक प्रांत से दूसरे प्रांत जा रहे हैं तो पार करना ही है, या कितना भी कठिन से कठिन यात्रा में जोखिम क्यों ना रहे, अतः, लेकिन वो असंभव नहीं है। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ठीक है, कभी काम के लिए तो व्यापारी के लिए, या अगर मान लीजिए कि कहीं प्राकृतिक आपदा हो गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। अभी बोले कि दूसरे राज्य जाने के लिए, राज्य को हड़पने के लिए दूसरे प्रांत जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी
कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को, मतलब व्यापारी भी व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, और कैसे, काफिले में सेना लेकर के जाते थे। मान लीजिए व्यापारी करने के लिए बहुमूल्य वस्तु है उसके पास, नाव पे अगर कोई लुटेरा लूट ले तो फिर उसको बचाव करने के लिए खुद अपना सेना भी रखते थे। और क्या, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। इसलिए धार्मिक गुरु भी अपना प्रचार प्रसार के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए या शिक्षा देने के लिए जाते थे, एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक गांव से दूसरे गांव, इस तरह से। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। ये भी बात है, अगर कोई नया खोज करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान, एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। मान लीजिए कि इस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र चला जाए तो उसके हाव भाव को वहाँ पर जान सकता है कोई भी, ठीक है। मतलब जिस स्थान में चला जाएगा वह उस स्थान के बारे में उसको जानकारी ग्रहण हो जाएगा, और फिर वहाँ से अगर अपने स्थान में फिर चले आए तो वहाँ भी उस स्थान के बारे में यहाँ भी जानकारी सभी लोगों को दे देते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अभी क्या करते हैं? या तो पढ़ाई करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, या तो कोई मजदूरी करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, कोई व्यापारी करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो अभी भी वही है। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके, ठीक है। हालांकि वही अभी ऊपर में जो पढ़े हम लोग कि कोई भी चीज़ समुद्र को पार सके, पहाड़ों को, मतलब पहाड़ों की ऊंचाई को इस पार से उस पार, असंभव वाली बात है। लेकिन जब कोई कार्य करने का अगर मन में आ जाए या कोई ठान ही ले तो उस कार्य को करना असंभव भी नहीं है। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए, ठीक है, मतलब दूसरे क्षेत्र से भी यहाँ हमारे क्षेत्र में आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया, ठीक है। दूसरे स्थान के लोग, अगर जैसे अरब के लोग, यूनानी के लोग यहाँ आकर के बस गए थे तो क्या वहाँ का अपना विचार यहाँ भी विचार ला करके सभी लोगों को सामने दे दिया और सिखा दिया उसका। कोई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। सही में अगर ऐसा नहीं होता तो क्या अभी जैसे आग का खोज हुआ है या नया नया वस्तु जो सभी क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, ऐसा हो पाता? नहीं हो पाता। क्योंकि आग का खोज अगर एक व्यक्ति अगर जान सका, 1 से 2 व्यक्ति अगर जान सका कि ऐसे खोज होता है, ऐसे आग निकलता है, तो क्या वो जब तक दूसरे व्यक्ति के सामने अपना विचार को प्रकट नहीं किए, अपना ज्ञान को साझा नहीं किए, तब तक वो मतलब दूसरा व्यक्ति भी नहीं सीख पाते। अभी इतना जो फैल चुका है सभी स्थानों में आग का जो अभी प्रचलन है, तो ये क्या कैसे हुए? जब तक वो विचार प्रकट नहीं करते तब तक अभी नहीं होते आग का खोज, ठीक है। इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के बाद विचार का भी आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो ये एक लाइन थोड़ा सा छूट गया था जो कि इसको भी पढ़ लेते हैं। मानचित्र 1 दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ठीक है। क्या क्या दक्षिण में जो है मानचित्र 1 में जो दिया है, सॉरी ऊपर में ही है, मानचित्र 1 में जो दिया है दक्षिण क्षेत्र, ठीक है। तो क्या क्या बोल रहा है? दक्षिणी एशिया, आधुनिक भारत जो कि अभी का भारत है, ये पूरे भारत। दक्षिणी एशिया में क्या, ये हालांकि सिर्फ इंडिया का ही है, अगर वर्ल्ड का रहता तो उसमें समझ में आता कि दक्षिणी उपमहाद्वीप किसे कहेंगे, फिर उत्तरी उपमहाद्वीप किसे कहेंगे। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है, ठीक है। दक्षिण एशिया
एक उपमहाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बांटे होने के कारण इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो कि समुद्र के किनारे हो, मतलब तट भी रहे, पहाड़ भी रहे, पर्वत भी रहे, वृक्ष भी रहे, मतलब प्राकृतिक जितना भी है वो सारा का सारा उस टापू पे अगर रहे तो उसको हम क्या कहेंगे? महाद्वीप कहेंगे, या उस स्थान को, उस भूमि को क्या कहेंगे? उपमहाद्वीप कहेंगे। ठीक है। अब देश के नाम। अपने देश के हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है। इंडिया शब्द कहाँ से? इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है। अपने एटलस, ये ध्यान से सुनिएगा इस जगह कि इंडिया का कैसे खोज हुआ, इंडिया का नाम कैसे पड़ा, वो इंडस से पड़ा। ठीक है। और इंडस का संस्कृत का नाम क्या होता है? संस्कृत नाम क्या होता है? सिंधु होता है। बोलना अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ईरान और यूनान का एटलस में पता लगाने के लिए बोल रहे हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, कहाँ से आए थे? उत्तर पश्चिमी के क्षेत्र से आए थे हमारे देश भारत में। कौन? ईरानियों लोग। और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है। ईरानी और यूनानी ने सिंधु नदी को क्या कहा? हिदोस या इंदोस। ठीक है। और इसी स्थान को क्या कहा? इंडिया नाम पड़ा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। उस समय एक समूह में ही सभी लोग रहते थे, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। और कोई कहानी में और कोई इतिहासकार में कहते हैं कि मतलब कोई एक भरत नाम का लड़का था, जो कि वो बहुत तेज और बहुत बहादुर थे, जो कि वो शेर के बच्चे से ही हमेशा मतलब खेलते रहते थे, कहीं इधर उधर से नहीं खेलते थे, वो शेर के बच्चे के साथ खेलते थे, इसलिए उसी के नाम पर भारत नाम पड़ा। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है। एक समूह में जो लोग रहता था ना, इसलिए उस समूह को भारत कहता था, लेकिन बाद में इसी का नाम क्या रख दिया? देश का ही नाम रख दिया, भारत। अब अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, यानी कि पुस्तक को ढूंढ करके उसको पढ़ने के बाद उसका अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होगा। और पढ़ना, यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। ठीक है। उस समय तो कोई टाइपिंग और फोटो कॉपी ये सब तो नहीं था, इसलिए वो उस समय किस में लिखे आते थे? हाथ से लिखे आते थे। और हाथ से लिखे जाने वाले को क्या कहेंगे? पांडुलिपि कहेंगे। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट और लैटिन शब्द क्या कहेंगे? मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ है। जिसका अर्थ क्या होता है? मेनू का अर्थ मतलब हाथ से है, निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। याद रखना है कि ये पांडुलिपि जो लिखे जाते थे उस समय, वो किस में लिखे जाते थे? ताड़ के पत्र में। ठीक है। ताड़ पत्रों में लिखे जाते थे, ताड़ का जो पत्ता रहता है उसमें लिखे जाते थे, या तो हिमालय के क्षेत्र में भुर्ज नामक एक वृक्ष का नाम है, उसी के छाल पर लिखे जाते थे। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि एक पृष्ठ। ठीक है। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। ठीक है। अलग अलग हिस्सा को एक साथ क्या कर देता? गूंथ देता था, बांध दिया जाता था। और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यह देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो। ये जो है, ये दिया गया है, ये क्या? भुर्ज का जो छाल है उसका ये एक उदाहरण है, उसका एक दिया गया है फोटो। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, यहाँ तक तो पढ़ लिया। भुर्ज नामक हिमालय के क्षेत्र में जो भुर्ज नामक पेड़ है उसमें मिलता है।
ठीक है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपि की कीड़ों ने खा लिया तथा अब बताइए उतना साल पहले का अगर अभी तक में तो नहीं रह सकता है कोई, जो ताड़पत्र या जो पांडुलिपि जो है ना, बहुत सारा ऐसा है जो कि खा लिए हैं कीड़ों ने, तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। ठीक है, नष्ट तो हुई हैं लेकिन कई ऐसा पांडुलिपियां जो कि अभी भी रखा हुआ है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। ये पांडुलिपि कहाँ प्राप्त होती हैं? मंदिर में और विहार, विहार मतलब प्रांत में, ठीक है, राज्य में। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो इस ताड़पत्रों में ये जो पांडुलिपि है इसमें क्या मिलती है? धार्मिक मान्यता, धार्मिक क्या उस समय कैसे क्या चलता था वो, और व्यवहार के बारे में, फिर राज्यों के जीवन के बारे में, राज्य का राजाओं के जीवन के बारे में, राजा का कैसा जीवन था, उसके बाद औषधि के बारे में। अभी तो चलिए ये डॉक्टर का इलाज होता है, दवाई देते हैं, बस इतना ही। लेकिन उस समय कौन सा जड़ी बूटी, कौन सा जड़ी खाया जाता है, कौन सा, मतलब पहले जो है वो उसी पांडुलिपि से लिखा गया था कि कौन सा बीमारी में कौन सा जड़ी लगेगा, कौन सा औषधि लगेगा, तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है इस पांडुलिपि में। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। उस समय जो महाकाव्य या कविताएं जो लिखे जाते थे या नाटक जो खेलते थे वो भी लिखा गया है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में, ठीक है, संस्कृत में मिलते थे और क्या प्राकृतिक में भी और तमिल में भी। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोगों करते थे। ठीक है, याद रखना है कि प्राकृतिक भाषा का जो प्रयोग होता है वो कौन लोग करते थे? आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख का भी अध्ययन, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा उस समय इलाज के, ये जो पांडुलिपि में जो लिखे जाते थे क्या क्या करते थे उसमें इलाज, या किसके बारे में लिखे गए हैं वो सब, ये इम्पोर्टेंट है ये सब भी। और फिर जैसे कि वो क्या महाकाव्य भी लिखते थे, कविता भी लिखते थे और संस्कृत में लिखे हुए थे, ये भी याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और क्या, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोगों के लिए करते थे। पांडुलिपि में जो प्राकृतिक भाषा जो लिखा था, प्राकृत भाषा जो लिखे जाते थे वो आम लोगों के लिए करते थे प्रयोग उसका। हम अभिलेखों का प्रयोग अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ठीक है, और क्या, और वो तो ताड़पत्र में और मतलब पांडुलिपि में ताड़पत्र और भोज का छाल में लिखे गए हैं। लेकिन और कहाँ मिलते हैं? पत्थर में भी या तो धातु में भी, ठीक है, कठोर चीज में लिखा हुआ रहता है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। ठीक है, राज्य का जो नियम कानून है वो उसी में लिखवाते थे। या अगर राज्य के जो राजा हैं वो कितना वीर हैं, कितना शक्तिशाली हैं, वो भी इस अभिलेख में लिखाते थे ताकि लोग जान सके, पढ़ सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। ठीक है, राजा भी, अन्य रानी भी और भी स्त्री पुरुष जो महान स्त्री पुरुष हैं वो भी उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। ठीक है, मतलब जो शासक थे जो लड़ाई करते थे उसके बारे में भी लिखा करते थे। लेखा जोखा मतलब उसमें लेखा जोखा करते थे, मतलब उसमें लिखा जाता था। ठीक है, और थोड़ा सा इधर है पॉइंट तो ये भी पढ़ लेते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख ये जो अभिलेख है, ठीक है, वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ोगे मतलब कहाँ पढ़ना? अध्याय 7 में इसका पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। सही बात है, अभी जो लिखते हैं कौन सा लिपि? अभी देवनागरी लिपि। तो पहले नंदी लिपि चलता था, फिर अभी देवनागरी लिपि। तो लिपि के बारे में अध्ययन जो करेंगे ना तो वो हिंदी का जो भाषा विज्ञान पढ़ेंगे वहाँ पर, या साहित्य जो पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे लिपि के बारे में।
तो अभी इतना सा समझ लीजिए कि अभी जो लिखे जाते हैं वो कौन सा लिपि, देवनागरी लिपि। कितना लिपि होता है वो सब उसी में पढ़ाएंगे। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं, ठीक है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, सही बात है। जब भी बोलते या लिखते हैं तो एक भाषा का प्रयोग होता है। यही अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामैक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो ये लिपि जो लिखा गया है कौन सा लिपि में, दो लिपि में। कौन कौन, एक यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपि में, अलग अलग लिपि में ये लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी। सही बात है कि उसमें ताड़पत्र में जो लिखवाते थे उसमें क्या कीड़ा मकोड़ा ये सब खाते थे, लेकिन वही अगर पत्थर या कोई धातु कठोर पदार्थ में अगर लिखाते थे तो उसमें क्या मतलब अधिक दिन तक वो रहते थे, कभी नष्ट नहीं होते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था, ठीक है। पुरातत्व मतलब पुराना वस्तु, अगर पुराना वस्तु अगर कोई चीज़ प्राप्त हो गया, निकल गया, उसका अगर अध्ययन करेगा कि कितना साल पुराना है, क्या इसके बारे में है, तो ये अब कोई वस्तु अगर अभी के समय में निकल गया, बहुत पहले के समय, प्राचीन काल का ही समय, तो वो कैसे पता चलता है कि ये कितना साल पुराना है। तो वो एक रासायनिक पदार्थ होता है कार्बन 14, ठीक है, उसके माध्यम से पता लगाया जाता है कि कितना साल पुराना है, वर्ष निकालने के लिए। तो वो कौन निकालते हैं, पुरातत्वविद ही निकालते हैं, खोज करते हैं। तो पुरातत्व पुराना वस्तु और उसको खोज करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए जो लगाते हैं उसका नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं, याद रखना। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों का अवशेषों, चित्र तथा मूर्तियों, ठीक है, ये सब क्या पुरातत्वविद उसका क्या करते हैं, अध्ययन करके पता लगाते हैं। क्या क्या चीज़ का, इमारतों का, ईंट का, कि क्या है, ईंट के बारे में क्या खासियत है, कितना साल पुराना है, वो पता लगाते हैं। जैसे अभी यहाँ इसमें दिया है, बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, ये जो दिया है ना, ये कब का है, प्राचीन नगर का ही है, तो एक पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। तो पता लगा है ना कि ये पात्र कब का है, तो ये कब का है, 4700 वर्ष पहले ये पात्र प्रयोग होता था। पता लग गया कि कब का है, 4700 वर्ष पहले का है। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, ये जो है पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता है, ठीक है। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, बहुत भिन्न है। हम लोग का सिक्का भी गोल है और क्या उस समय चांदी का है, अभी चांदी का नहीं है, तो बहुत भिन्न है। तो यहाँ क्या पढ़ रहे थे कि पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब 11वीं क्लास में आएंगे ना, 11वीं क्लास का जो अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग ये पुराना वस्तु का खोजबीन हम लोग मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही बोला कि छानबीन करते हैं और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाली होते हैं। ये सब जो है ना, मतलब मिट्टी का भी है, मिट्टी का इतना मजबूत बना दिया जाता था पहले के समय में, जो कि अभी तक वो नष्ट नहीं हुआ है। सब तो नहीं, मतलब कुछ ऐसा है जो कि नष्ट नहीं हुआ। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। जो इतिहासकार है ना, जो खोज करता है, वो क्या क्या और ढूंढते हैं, मछली, चिड़ियाँ, कौन सा चिड़िया मछली है, वो उसका हड्डी भी ढूंढते हैं ताकि पता चले। इससे उन्हें यह जानने की में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, ये भी पता चलता था, ठीक है। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। वो भी खोज करते थे कि वो क्या चीज़ का लकड़ी क्या जला हुआ है, ये भी पता लगाते थे। पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व
से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। वो जो भी वस्तु निकलता था ना, उसको क्या कहते हैं, जो वैज्ञानिक हैं, पुरातत्वविद हैं, वो उसको क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं, स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। तो जैसे ही वस्तु प्राप्त होता है, उस स्रोत प्राप्त होता है, तो उसको एकदम पढ़ना और उसका अध्ययन करना बहुत ही रोचक हो जाता है। एकदम रात दिन एक कर देते हैं उसमें, उसको खोज करने के लिए, कब का है, कैसे है, क्या चीज़ है, ये पता लगाने के लिए, और उसको रोचक भी लगता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतीत मतलब जो बीत गया उसका पुनर्निर्माण कर रहे हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। मतलब कि जासूस के रूप में इसको बताया गया है। जासूस क्यों? क्योंकि जासूस क्या, कोई भी चीज़ को अपना जानकारी इकट्ठा करके सही स्थान तक, सही जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचाते हैं। उसी तरह ये लोग भी, पुरातत्वविद भी एक जासूस के तरह काम करते हैं। कोई भी कहीं भी चीज़ निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, उसको पता लगाना उसको उसके मतलब हैंड में रहता है। अतीत एक अनेक, ठीक है, अतीत एक है या अनेक है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। ठीक है, यानी कि अतीत अतीत जैसे कहेंगे तो वो क्या कहेंगे कि ये बहुवचन है। क्यों बहुवचन है? क्योंकि बहुवचन अतीत जो बीत गया उस समय अलग अलग मायने थे। क्या चीज़ का? जो बीता हुआ चीज़ है, जो बीता हुआ जो समय है, जो घटना घटित हो चुका है, वो अलग अलग मायने हैं उसका। उदाहरण के रूप में पालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। शिल्पकारी जो वस्तु का निर्माण करता है वो, और जो व्यापारी जो बेचने वाला है वो, ठीक है। और पशुपालक जो पशु चराने वाला, और कृषक जो खेती करने वाला, ठीक है, वो अलग है। वो सबसे क्या है? अलग है। सब एक दूसरे से तुलना करेंगे तो क्या कहेंगे कि ये भिन्न है, अलग अलग है, एक नहीं है। अब जैसे राजा रानी का जीवन कृषक किसान से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों अलग अलग है। उसी तरह व्यापारी बेचने वाला वस्तु है वो अलग है, और जो वस्त्र या जो वस्तु का निर्माण करता है शिल्पकार, वो अलग है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। ठीक है, अलग अलग जगह में अलग अलग उसका व्यवहार था, अलग अलग रीति रिवाज था, ये भी पालन करते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्तियों के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ठीक है, जो अभी है, अभी अंडमान निकोबार का कहा जाए तो क्या होता है, उधर समुद्र के किनारे लोग क्या करते हैं, मछली को पकड़ करके अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वही अगर कोई शहर में, दूसरे क्षेत्र में, वहाँ पर वो क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ खाने के लिए वो किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं। वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना ही खेती कर सकते हैं, ना ही आखेट कर सकते हैं, ना ही मतलब शहर का बात है, शहर में जंगल नहीं है जो कि आखेट नहीं कर पाएंगे, खेत नहीं है जो कि किसान खेती नहीं कर पाएंगे, किसान नहीं बन पाएंगे। तो वो क्या करेंगे, जो व्यापारी हैं उसके पास जा करके वो खाद्य पदार्थ का खरीद करके उसके बाद अपना फिर भोजन उसका ग्रहण करते हैं। अपने पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। विजय का लेखा, कितना विजय, किस क्षेत्र को ग्रहण कर लिए हैं, जीत लिए हैं, ये लोग लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः
अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। पुरातत्व की मदद से क्या होता है, हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। वही पुरातत्व पुराना वस्तु अगर नहीं रहेगा तो हमें उनके बारे में, अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगा। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, पूरा तो जान नहीं पाए हैं, और भी जानना अभी बाकी है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अगर कोई वर्ष बताएगा तो क्या 2000 बताएगा, क्या 2000 से बताएगा? नहीं, 2000 ईस्वी बताएगा या 2000 ईसा पूर्व बताएगा। 2000 ईसा पूर्व अगर बताया तो हम जान जाएंगे कि ईसा मसीह के जन्म से 2000 पहले की बात है, और वही अगर 2000 ईस्वी अगर बताएंगे तो फिर हम जान जाएंगे कि ईसा मसीह के जन्म से 2000 बाद वाली बात है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से हैं। ईसा मसीह के जन्म जो अभी बताए वही है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व पहले का अगर बोला जाए तो ईसा पूर्व होगा, ठीक है। उसके बाद अगर वही बाद बोला जाएगा तो ईस्वी कहेंगे। प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, ठीक है। तो वही अभी जो बोले ईसा मसीह का जो है जन्म के पहले अगर बोला जाए तो ईसा पूर्व कहेंगे, और बाद बोला जाए तो ईस्वी कहेंगे। तो इसमें भी वही बताया है, अलग कुछ नहीं बताया है, सिर्फ इतना सा बताया है कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व पहले का ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व कहेंगे, ठीक है। और इसको जो है इंग्लिश में जो लिखेंगे वो BC लिखेंगे, ठीक है, या इसको BCE भी कहेंगे। या फिर अगर ईस्वी हैं तो ईस्वी किसे कहेंगे, तो ईसा मसीह जन्म के बाद वाले समय को ईस्वी कहेंगे, और ईस्वी को इंग्लिश से AD लिखेंगे, ठीक है। इतना सा याद रखना है। तो यही इसमें बताया गया है टोटल में। तो याद रखना है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले काल को ईसा पूर्व, जो कि इंग्लिश में BC कहेंगे, और फिर ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले काल को ईस्वी कहेंगे, इसका इंग्लिश को AD कहेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाएंगे।